आइए शुरुआत करने जा रहे हैं एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ। 2000 मौत, ये आप देख रहे हैं 2000 मौत का ये आंकड़ा, और ये आंकड़ा अब 2000 से बढ़कर 2300 हो गया है। 2300 मौतें हो चुकी हैं। तुर्की जिसे आप जानते हैं, अब उसे तुर्किये कहते हैं, तो तुर्किये में ये देखिए जो भूकंप आया है, तस्वीर दिल दहला देने वाली है। पूरी इमारत आप देखिए, गाड़ी निकल रही है, गाड़ी आगे निकल रही है और पूरी इमारत गिर जाती है। दो गाड़ियां अगर आप देखिए, आगे काली गाड़ी नजर आ रही है और उसके ठीक पीछे सफेद गाड़ी आपको दिख रही है, और पूरी इमारत आपको लगेगा कोई फिल्मी सीन है, लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं, ये तुर्की की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, भूकंप आने के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रूह कपा देने वाली तस्वीर है। सोचिए क्या मंजर, क्या आलम रहा होगा जिस वक्त भूकंप आया, और देखिए गाड़ियां निकल रही हैं, पीछे इमारतें गिर रही हैं, जैसे आपको लगे कोई अंग्रेजी फिल्म हो, लेकिन पीछे से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। ये तस्वीरें किसी को भी खौफजदा कर सकती है, लेकिन ये तुर्की की तस्वीर है। भूकंप आया और भूकंप इतना भीषण था जिसने 2300 जाने ले लिए। ये आंकड़ा 2500 तक भी जा सकता है। ये रूह कपा देने वाली तस्वीर। अगली तस्वीर में दिखा रहा हूं, ताश के पत्तों की तरह देखिएगा, ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत बैठ गई है। भूकंप का कंपन इतना तेज, इतना तीव्र था कि पूरी इमारत बैठ गई। लोग कुछ समझ, नीचे देखिए लोग खड़े, नीचे लोग खड़े, फौरन भागे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पूरी इमारत नीचे ढह गई। ये तुर्की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह की गगनचुंबी इमारतें वहां बहुत सी थी, और इन इमारतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हाई राइज बिल्डिंग। ऊंची इमारतें गिरी है, ये बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है ये जो इमारतें हैं ये भूकंप रोधी भी होती है, यानी भूकंप को सह सकती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये इमारत गिरी है, ये देखिए एक गाड़ी निकल रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इमारत फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी तुर्की की तस्वीर है। अफरा तफरी का माहौल देखिए, लोग नीचे खड़े थे, लोग फौरन निकल कर आए। भूकंप के झटकों के दरमियान नीचे से गाड़ी निकल रही है, लोग वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन इमारत ताश के पत्ते की तरह पूरी बिखर गई और सड़क पर आ गई। रिहायशी इमारत, ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, उसके बगल में आप देख रहे हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी है, ऑफिसेज भी थे, यहाँ लोग भी रहते हैं। 2000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये रूह कपा देने वाली तस्वीरें। सोचिए कितनी दहशत, कितना डर, कितना खौफ जब आसपास की इमारतें इस तरह से गिर रही होंगी। उस दौरान क्या हुआ, न जाने कितनी इमारतें, मैं आपको बताऊं, न जाने कितनी इमारतें जिसमें हजारों लोग दबे हुए हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, एक बच्ची को निकाला गया है क्योंकि सब सो रहे थे, रात को भूकंप आया, बच्ची को बचाया गया है, किसी तरह मलबे से निकली है बच्ची। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को, रेस्क्यू टीम वहां काम कर रही है मौके पर। देखिए जरा, बच्ची मलबे में दबी हुई थी। ऐसे न जाने कितने युवा, कितने बुजुर्ग, कितने महिलाएं, कितने बच्चे मलबे में दब गए हैं भूकंप के बाद, जिसे रेस्क्यू किया गया इस बच्ची को। ये देखिए जरा, किन परिस्थितियों में बच्ची को निकाला गया। जिस वक्त भूकंप आया पूरा तुर्की सो रहा था, पूरा तुर्की नींद में था, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला, किसी को खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। अगर संभल पाते, समझ पाते कि भूकंप आ रहा है। ये देखिए जरा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मलबे में बहुत से लोग दबे जिन्हें निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर काम कर रही है, हॉस्पिटल ले जाया गया। हजारों लोग घायल हैं, आपको बताऊं, हजारों लोग घायल हैं और हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये आपको एरियल व्यू में दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। आप देख रहे हैं पूरी इमारत बैठ गई है, पूरी इमारत बैठ गई है। उसके बाद अब एक के ऊपर एक स्लैब है, और उन्हें हटाना सबसे मुश्किल काम होता है। देख रहे हैं आप, रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू करने वाले लोग वहां मौजूद हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अभी भी निकाल रहे हैं मलबे से। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीर भूकंप के बाद की है। देखकर आपको लगेगा जैसे यूक्रेन की तस्वीरें। ये मंजर और ये आलम था भूकंप आने के बाद। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर भूकंप किस जगह पर आया, कौन कौन से देश प्रभावित हुए। 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 2300 मौतें बताई जा रही हैं। कहां भूकंप आया था, सबसे पहले जरा ये देखिए। आगे आपको यह भी बताऊंगा कि हमारी आपकी इमारतें कितनी महफूज, कितनी सुरक्षित है इस भूकंप से लड़ने के लिए। देखिए जरा, भूकंप का केंद्र जो है वो था गाजियाटेप। तुर्की में गाजियाटेप के 90 किलोमीटर अंदर एपी सेंटर था,
और जब 90 किलोमीटर अंदर एपी सेंटर था और वहां प्लेट्स टकराई, ऊर्जा निकली, तो उसने कंपन पैदा किया तुर्की में, सीरिया में और लेबनान और इजराइल में। इन जगहों पर भूकंप आए, इन 4 शहरों में। एक और तस्वीर में आइए, अब आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा कि आखिर भूकंप का दायरा कितना बड़ा था। एक और इमारत देखिए, ये आप देख रहे हैं पूरी इमारत बैठ गई है। देखिए बहुत बड़ी इमारत थी, बहुत बड़ी इमारत थी, लोग मौजूद थे, नीचे भी लोग मौजूद थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको, और अब आप देखिए जरा इस इमारत को, एम्बियंस बढ़ाइए इसका। अब मैं आपको बताता हूं कब किस वक्त भूकंप आया। बड़ी बात यह है कि लोग सो रहे थे, किसी को पता तक नहीं चला, कोई बचने के लिए भाग भी नहीं पाया, सोते वक्त यह भूकंप आया। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं, इस तरह इमारतें ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो गई, इस तरह इमारतें गिर गई। सबसे ज्यादा तबाही आपको बताऊं तुर्की और सीरिया में हुई। एक नहीं 3 भूकंप आए, 3 भूकंप। तुर्की में तड़के करीब 4 बजे का वक्त था। तुर्की के लोग गहरी नींद में उस वक्त सो रहे थे। पहला भूकंप आया 7.8 तीव्रता का। इमारतें, घर, सामान सब हिलना शुरू हो गए। पूरे तुर्की में अफरा तफरी शुरू हो गई। जब तक कुछ शांत होता, 11 मिनट में दूसरा भूकंप आ गया। 4:28 पर फिर भूकंप आ गया। दूसरा भूकंप की तीव्रता 6.7, इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। कुछ इमारतों का गिरना शुरू हो गया। उसके बाद लोग जान बचाने के लिए उधर उधर दौड़ने लगे। 19 मिनट के बाद एक और भूकंप आ गया। 4:47 पर तीसरा भूकंप आ गया। इस भूकंप की तीव्रता करीब 5.6 थी। 30 मिनट के अंदर 3 भूकंप के झटके आए। तुर्की के 10 शहर तबाह हो गए। करीब 2000 इमारतें जमींदोज हो गईं। हजारों लोग इमारतों के मलबे में दब गए। जान बचाने के लिए शहर शहर रेस्क्यू चलाया गया और खराब स्थिति के चलते कई जगह इमरजेंसी लगा दी गई है। तुर्की में मौत का जो आंकड़ा है 1000 के करीब पहुंच चुका है। 5000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं तुर्की में। सीरिया में 400 के करीब मौतें हुई हैं। भूकंप आने से सीरिया में 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान और इजराइल में भूकंप से हल्का नुकसान हुआ है। आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद जो झटके आते हैं, वो झटके तुर्की और सीरिया में अभी भी आ रहे हैं। आने वाले कई दिनों तक ये झटके आगे भी जारी रह सकते हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं, इतना भयानक भूकंप था जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मदद का हाथ तुर्की को बढ़ाया है। यह बात अलग है कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की राय कुछ भी रही हो, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। भारत 2 एनडीआरएफ की टीम तुर्की भेज रहा है मदद के लिए। पीएम मोदी को सुनिए जरा। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। हम भारत की भी बात करेंगे। हमारे यहां जो इमारतें बनी हुई है वो कितनी मजबूत है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है भूकंप अगर आए। कितनी तेज भूकंप आया है, कितनी तेज जमीन हिल रही है, उसका नुकसान आपके घर पर क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको बताता हूं भूकंप का रिक्टर स्केल पर यह है 0 से 1.9 अगर रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा तो सिर्फ सीज्मोग्राफ पर दर्ज होता है यह भूकंप, ज्यादा कुछ होता नहीं।
आम लोगों को महसूस भी नहीं होगा अगर 0 से 1.9 है। हर साल 10,000 ऐसे भूकंप आते हैं जो आपको पता भी नहीं चलते। अब उसके आगे बढ़िए मीटर में 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप, यह भी हल्का भूकंप है, हल्का कंपन आपको महसूस होगा, हो सकता है पता भी ना चले, जानमाल का नुकसान इसमें भी नहीं होता है। लेकिन आगे बढ़िए 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आया, हल्के झटके महसूस होंगे इसमें आपको। जैसे आपको ये बिल्डिंग देखिए, अब इस रिक्टर स्केल पर बिल्डिंग हिल रही है, इस तरह के शॉक हो सकते हैं। लगता है जैसे बस करीब से निकली हो, ऐसा एहसास होगा आपको। जानमाल का नुकसान इसमें भी नहीं होगा। अब आइए 4 से 4.9, देखिए बिल्डिंग्स का हिलना तेज हो गया है, कंपन और भूकंप तेज हो गया है, बिल्डिंग तेजी से शेक कर रही है, हल्के से कुछ तेज झटके लगते हैं 4 से 4.9 पर। दीवार पर टंगी तस्वीर अगर टंगी है तो तस्वीर गिर जाएगी। घरों की खिड़कियां तक टूट सकती है 4 से 4.9 तक। इमारतों को भी इसमें नुकसान कुछ बहुत हो सकता है। और आगे बढ़िए 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आया, इस देखिए अभी देखिए तीव्रता और बढ़ गई है बिल्डिंग्स के हिलने की। इसमें क्या होता है, घर में रखे फर्नीचर भी हिलने लगेंगे। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर है 5.9। दीवारों में दरारें भी आ सकती हैं, ये देखिए जरा दरारें आनी शुरू हो गई। इधर देखिए आप 6 से 6.9 पर ये होगा, ये देखिए इमारतें गिर सकती हैं अगर कमजोर है। पूरे शहर में भूकंप का प्रभाव दिखता है। 6 से 6.9 का भूकंप अगर आया, कच्चे घर जमींदोज भी हो जाते हैं इस रिक्टर स्केल पर। इमारतों की भी नींव दरक जाती है 6 से 6.9 पर। दुनिया में हर साल 200 भूकंप 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर आते हैं। बहुत तीव्र कंपन भी महसूस होता है इसमें। विनाशकारी भूकंप भी इसे कहा जा सकता है। जानमाल का काफी नुकसान होता है इसमें। बड़ी इमारतें गिर सकती हैं जैसे जैसे रिक्टर स्केल पर तीव्रता बढ़ती जाएगी। सुनामी का खतरा भी बढ़ जाता है। 8 से 8.9 रिक्टर स्केल देखिए सबसे खतरनाक। बड़े बड़े पुल ढह सकते हैं इसमें और जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। यह हाल होगा। देखिए बिल्डिंग हिल रही है, बिल्डिंग गिर रही है और सड़क पर दरारें आ रही हैं। शहर के शहर तबाह हो जाएंगे 8 से 8.9 पर। और यह तो डिजास्टर है। 9 से 9.9 रिक्टर स्केल पर पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्से का नाश हो जाएगा। मैदानी धरती खेत की तरह लहराएगी, यानी मैदान ऐसे हिलेगा जैसे खेत में खड़ी फसल हिल रही हो। ऐसे प्रलय की सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं 9 से 9.9। अगर 10 रिक्टर स्केल पर भूकंप आ गया तो ऐसे भूकंप में शायद ही धरती में कोई बचे। आज तक ऐसा भूकंप आया नहीं, शायद ही कोई बचे, ऐसा भूकंप होगा ये। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसा भूकंप तुर्की में आया ऐसा नेपाल में आ चुका। कुछ साल पहले ऐसा भूकंप नेपाल में आया। ये देखिए जरा भूकंप के बाद लोग कैसे भागे थे। ये पड़ोसी मुल्क नेपाल की तस्वीरें। दहशत, लोग भागे एक साथ। 7.8 तीव्रता का यह भूकंप था। लोगों को समझ नहीं आया क्या करें, घरों से निकलकर भागे, दफ्तरों से निकलकर भागे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हो, देखिए भगदड़ मच गई। 7.8 तीव्रता पर इमारतें हिलती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए पोल जो है हिल रहे, स्कूटी छोड़कर महिला और उसका देखिए उसके साथ जो शख्स है वो उन्होंने स्कूटी छोड़ दी। ये लोग भाग रहे, गाड़ियां जहां खड़ी है, ये देखिए स्कूटी गिर गई, स्कूटी से गिर गए। अगर आप देखिए भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी। ये जो अफरा तफरी मची है, ये नेपाल में भूकंप आया था। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो भूकंप नेपाल में आया, ये जो भूकंप सीरिया में, तुर्की में आया, इसकी तीव्रता का आप अंदाजा लगाइए। हिरोशिमा में जो परमाणु बम मारा गया था उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा वाला भूकंप। देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस भूकंप की तीव्रता क्या है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 7.8 तीव्रता जो है बहुत खतरनाक है। इससे करीब 32 पेटाजूल ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा को मापने का पैमाना है। यानी जो भूकंप आया है तुर्की में, यह इतनी ऊर्जा पैदा करता है, इतनी ऊर्जा से आता है कि पूरा न्यूयॉर्क शहर 4 दिन बिजली जल सकती है पूरे न्यूयॉर्क शहर में। 7.8 तीव्रता का भूकंप ऐसा है। 5.9 तीव्रता की तुलना में 7.8 तीव्रता 708 गुना ताकतवर। 7 तीव्रता की तुलना, अब तुलना देखिए, हिरोशिमा में परमाणु हमला जो किया गया था, वो परमाणु हमला
तो परमाणु हमले से 32 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है 7.8 भूकंप की तीव्रता। अब सोचिए जरा, हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु मारा गया उससे भी 32 गुना ज्यादा। हालांकि भूकंप का नुकसान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, जहां भूकंप आया वहां की आबादी कैसी बसी हुई है, मतलब अगर घनी आबादी बसी है तो नुकसान और ज्यादा होगा। दूसरा, भूकंप का केंद्र धरती में कितना नीचे रहा है, जितना नीचे केंद्र होगा ऊपर तक कंपन और असर उतना कम आएगा। 2013 में पाकिस्तान में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से 825 लोगों की मौत हो गई थी। तब 2 साल बाद 2015 में नेपाल में भी इसी तीव्रता का भूकंप आया और इसमें 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आप अंदाजा लगाइए यह भूकंप कितना घातक होता है। अब आइए कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऊंची इमारतें कितनी असुरक्षित हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तो आज की इमारत मैं आपको दिखा रहा हूं। तुर्की में बड़ी इमारत गिर गई, ये देख रहे हैं, बड़ी इमारत का बीच का हिस्सा गिर गया, पूरी इमारत के बीच का हिस्सा गिर गया। अब आप सोच रहे होंगे हम भारत में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हम खुद भी दूसरे तीसरे चौथे माले पर रहते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, हम भी ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। ये कितनी महफूज है, हम और आप कितने महफूज हैं, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स नोएडा में, इन सब जगहों पर जो ये इमारतें हैं ये सुरक्षित हैं। क्या हम सेफ हैं या हम भी डेंजर जोन में? देखिए जरा, दिल्ली, मुंबई और नोएडा कितना सेफ है। देश के तमाम शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, 30-40 मंजिल की इमारत आसानी से आपको दिल्ली, नोएडा में दिख जाएंगी। मुंबई में पिछले 2 साल में कई बार यहां भूकंप आ चुके हैं। दिल्ली लोकेशन के हिसाब से भूकंप की आशंका दिल्ली में जताई जाती है। भविष्य में 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है कहा जाता है। भू विज्ञान मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि दिल्ली में अगर 6 तीव्रता का भी भूकंप आ गया, तुर्की में 7.8 आया है, कहा गया दिल्ली में 6 तीव्रता का भी भूकंप आ गया तो ऐसी स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली की आधी इमारतें तेज झटका तक नहीं झेल सकती हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। भूकंप आने पर पूरी पुरानी इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। दिल्ली के कई इलाके भूकंप के खतरनाक जोन में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर 2019 में एक एक्शन प्लान बनाया गया था। इमारतों की सुरक्षा पर 3 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है। 4600 इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया जाना था, लेकिन एजेंसियों ने सिर्फ 750 इमारतों का अब तक ऑडिट किया है कि इनकी हालत कैसी है, ये भूकंप झेल सकती हैं, इनमें कुछ दिक्कतें तो नहीं है, इनकी बुनियाद तो कमजोर नहीं है। ये सारे ऑडिट के हिस्से थे। दिल्ली में एमसीडी के पास इमारतों की जांच का जिम्मा है। जोखिम वाली इमारतों की एमसीडी जांच करता है। हर साल 10 से 12 लाख बिल्डिंग का सर्वे ही हो पाता है। बिल्डिंग कितनी है? दिल्ली एनसीआर में 40 लाख से ज्यादा बिल्डिंग। इन इमारतों में 80% तेज झटके नहीं झेल सकती हैं। सोचिए जरा, जितनी इमारतें हैं इसमें 80% ऐसी हैं जो तेज झटके नहीं झेल सकती। अब आइए, अगर भूकंप आ जाए तो कैसे बचे, खुद को कैसे बचाए, आपकी इमारत को कैसे बचाए, मैंने बताना ये चाह रहा हूं आपको। ये आप देखिए जरा, इमारत 30 मंजिला हो या 3 मंजिला हो, खतरा यह है कि इस्तेमाल हुई घटिया सामग्री अगर आपके मकान में, तो खतरा ज्यादा है। मजबूत सरिये का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इमारत के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी अगर इकट्ठा होगा तो आपकी इमारत कमजोर हो जाएगी। हल्की गुणवत्ता की बालू इस्तेमाल ना करें। सीमेंट में अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करें और बिल्डिंग के रखरखाव का हमेशा ध्यान रखें। समय समय पर इमारत का ऑडिट कराते रहें, यह इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर भूकंप जब आए उस स्थिति में आप क्या करें। तुर्की में रात को भूकंप आया, 4 बजे कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये आप देख रहे हैं, भूकंप जिस वक्त आया, तुर्की की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, बिल्ली फोरन। इससे पहले भी तुर्की में भूकंप आए हैं, क्योंकि तुर्की में भूकंप आते रहते हैं हर साल। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा किस तरह से भूकंप के बाद, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। भूकंप के बाद पूरा ये आप स्टोर देख रहे हैं, फूड स्टोर,
जो कुछ भी रखा हुआ था सब गिर गया। यह भी तुर्की में पहले आया भूकंप की तस्वीर आप देख रहे हैं। भूकंप आने के बाद यह हाल था। एम्बियंस बढ़ाइए इस तस्वीर। ये आप देख रहे हैं तुर्की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भूकंप आने के बाद आखिर क्या मंजर था, क्या आलम था वहां। आइए अब मैं आपको बताता हूं बुनियादी बात कि आखिर भूकंप आए तो क्या करें, कैसे बचें, खुद को कैसे बचाएं भूकंप की सूरत में, उसका क्या तरीका है। भूकंप आए तो बिना देर किए घर ऑफिस से निकले फौरन। पहली बात, दौड़कर खुली जगह पर पहुंच जाएं, ओपन स्पेस हो जहां देखें पेड़ ना हो, कोई दूसरी इमारत ना हो। बिल्डिंग, पेड़ों, बिजली खंभों से खुद की दूरी बनाए रखें क्योंकि भूकंप आएगा तो ये सारी चीजें गिर सकती हैं, ये इंसान के ऊपर भी गिर सकती है। बाहर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों से ही नीचे पहुंचने की कोशिश करें, लिफ्ट अटक सकती है, फंस सकती है। अगर खुली जगह नहीं है तो जहां है वहीं रुक जाएं। खिड़की, अलमारी, पंखे, शीशे से दूरी बनाए रखें, यानी हर वो चीज से जिससे आप टकराएं और आपको चोट लग जाए उस चीज से दूरी बना लें। कुछ ऐसी चीज खोजें जिसके नीचे आप छिप जाएं कि अगर कोई चीज गिरे तो वो चीज आपको बचा सके। टेबल, बेड, डेस्क जैसी मजबूत चीजों के नीचे छुप जाए। इस स्थिति में मजबूत अगर चीज नहीं है तो दीवार के पास बैठ जाएं। कहा जाता है पिलर के पास बैठ जाएं, एक्सपर्ट बताएंगे इसमें ज्यादा। किसी किताब या ऐसी किसी चीज से अपने सिर को बचा लें, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सिर को बचाना। गाड़ी में है तो जल्द से जल्द गाड़ी जहां है वहीं गाड़ी खड़ी कर दें। बिल्डिंग, होल्डिंग्स, खंभों से गाड़ी को दूर खड़ी करें क्योंकि यह भी आपकी गाड़ी पर गिर सकते हैं। खुले मैदान के आसपास कहीं गाड़ी रोक लें, यह बेहतर है। भूकंप रुकने तक गाड़ी में ही इंतजार करें, कहीं इधर उधर ना भागें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और बात कि आखिर जो मंजर आई, तस्वीरें आई, वो डराने वाली है, लेकिन आपको बताऊंगा तुर्की में आया क्यों भूकंप। ये देख रहे हैं आप, ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जब भूकंप आया उसके बाद देखिए सब कुछ कहां पर आता। स्टोर में देखिए सब कुछ एक एक कर भूकंप के दौरान गिरने लगा, जोर से आवाज आने लगी। एम्बियंस बढ़ाइए इसका जरा। एक और तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सड़कों पर जो दरार आ गई देखिए, पूरी सड़कें फट गई हैं। ये जो आप क्रैक्स देख रहे हैं, ये गहरी गहरी दरारें हैं। जब भूकंप आया तो पूरी सड़क फट गई है और कई कई किलोमीटर में गाड़ी, जो लोग गाड़ी में थे वो आगे कहां गाड़ी ले जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, और जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, उसमें आग लग गई। ये आप गैस पाइपलाइन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तुर्की की तस्वीर है, चारों तरफ तबाही तबाही और उसकी तस्वीरें नजर आ रही थी। गैस पाइपलाइन पूरी जल गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप तुर्की की तस्वीर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बिल्डिंग देखिए जरा, आगे से पूरी बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। अब सवाल यह है कि आखिर तुर्की में भूकंप आया क्यों। आपको बताने जा रहा हूं तुर्की कहां पर मौजूद है। बड़ा दिलचस्प रिसर्च है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और तुर्की में भूकंप क्यों आता है, क्यों नीचे एक सैंडविच जैसी हालत हो जाती है, यह देखिए जरा। अब ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, भूकंप आने के पीछे वजह होती है धरती के नीचे प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स एक के ऊपर एक प्लेट्स है, इसके ऊपर हम और आप रहते हैं। जब नीचे की प्लेट्स हिलती हैं, टकराती है तो उससे ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा निकलती है वो ऊपर की तरफ आती है। जितनी ऊर्जा निकलकर ऊपर तक आएगी उतना वो आपके शहर को, आपके देश को हिलाएगी। अब देखिए जरा कौन कहां पर है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यूरोशियन प्लेट है, उसके नीचे आप देख रहे हैं एनाटोलियन प्लेट है, और सबसे नीचे अफ्रीकन प्लेट, और दूसरी तरफ देखिए अरबियन प्लेट है। तुर्की जो है 4 टेक्टोनिक प्लेट के जंक्शन में फंसा हुआ है। दरअसल इन प्लेट्स पर जंक्शन का मतलब 4 प्लेट्स आपस में मिल रही हैं। देख रहे हैं आप, ये 4 प्लेट्स आपस में मिल रही हैं। किसी भी प्लेट में हलचल होती है तो तबाही कहां आती है, तुर्की में। कोई हिले, कोई लड़े प्लेट, तुर्की में भूकंप आ जाएगा। तुर्की खुद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद है। जो बीच वाली प्लेट आप देख रहे हैं, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं,
ये प्लेट है, इस पर तुर्की मौजूद है। ऊपर भी एक प्लेट, नीचे दो प्लेट अफ्रीकन और अरेबियन, इनके बीच में सैंडविच की तरह ये फंसा है। ये प्लेट यूरोशियन, अफ्रीकन, अरेबियन से घिरी हुई है दरअसल। और जब अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट शिफ्ट होती हैं, यानी ये नीचे वाली दो प्लेट जैसे ही शिफ्ट होंगी आगे पीछे, तो तुर्की सैंडविच की तरह फंस जाता है बीच में और धरती से ऊर्जा निकलती है और भूकंप आते हैं। तुर्की में अब तक कई बार बड़े भूकंप आ चुके हैं। 24 सालों में आपको बताऊं, तुर्की में भूकंप से 18,000 मौतें हुई हैं। 1939 में तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस दौरान तुर्की में 32,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 1990 में भूकंप आया, तब भी हजारों मौतें हुई थी और 1990 से 99 के बीच 70,000 के करीब मौतें हुई हैं। 2000 से अब तक करीब 1,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। आज जो भूकंप आया, इसमें 1,000 से ज्यादा, लगभग 1,500 मौतें हो गई हैं। यह वजह है तुर्की में भूकंप आने की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है, अगड़ा पिछड़ा करेंगे तभी 24 में लड़ेंगे। दरअसल बहुत कोशिश की सियासी दलों ने, राजनेताओं ने, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर हो, मंत्री, कोशिश पूरी की कि अगड़ा पिछड़ा को लड़ाएं। रामचरितमानस पर बहुत बहस की, बहुत सवाल उठाए, बहुत विवाद उठाए। अगली तस्वीर दिखाई और उसका असर चिंगारी देखिए बिहार में देखने को मिली। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, आप देख रहे हैं। ग्रिड हटाइए, ग्रिड हटाइए। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये बिहार की है। बिहार में मंत्री रामचरितमानस पर सवाल उठाकर अगड़ा पिछड़ा को भिड़वाना चाह रहे थे। बिहार में तस्वीर सामने है, अगड़ा पिछड़ा लड़ गए। जो चिंगारी लगाई जा रही थी वो देखिए नजर आने लगी। क्या ये उसी का नतीजा है? क्या इसी वजह से अगड़ा पिछड़ा लड़ गए? ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे जुड़ी एक और तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। अगड़ा पिछड़ा लड़े तो दूसरे ने एक की बस्ती जला दी। ये देख रहे हैं आप। उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि आग लगा दी गई। आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा की जो मारपीट से लड़ाई शुरू हुई और फिर घर में आग लगाने तक जा पहुंची। तो रामचरितमानस को लेकर जो बवाल चल रहा था, क्या ये चिंगारी लगाई गई? ये रामचरितमानस जिन लोगों ने जलाई थी उत्तर प्रदेश में, इनका मकसद यही था, अगड़े पिछड़ों को लड़ाना, रामचरितमानस को विवाद बनाकर। लेकिन योगी के राज में यह आसान नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी ने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया है। योगी ऐसे लोगों को बख्शते नहीं है। ये रामचरितमानस की कॉपियों पर जो आग लगा रहे थे, योगी का हथौड़ा इन पर चला है और इन पर रासुका लगाई गई। रिपोर्ट देखिए जरा। इसने कहा धार्मिक ग्रंथ, लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है, तो धार्मिक ग्रंथ नहीं। उत्तर प्रदेश में अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाने की प्लानिंग योगी आदित्यनाथ ने फेल कर दी। योगी राज में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर योगी का चाबुक चल गया। पहले इन लोगों को योगी की पुलिस ने जेल भेजा, अब इनके खिलाफ रासुका भी लगा दी गई है। रामचरितमानस की कॉपी जलाने वाले 2 आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। अब रामचरितमानस का अपमान करने वालों का जेल से बाहर आना और भी मुश्किल होगा। किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया जाता और न जलाया जा रहा है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है, तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और एक चीज,
किसने कहा धार्मिक ग्रंथ है? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन अपना काम करता है, जहाँ पर भी कोई समाज में वैमनस्यता की कोई पैदा करने की कोशिश करता है तो उसमें पुलिस की कार्रवाई होगी। वो तो एक सामान्य कार्रवाई है, जो गलत करेगा कानून के खिलाफ। राइट, अब मैं आपको बताता हूं जिन्होंने रामचरितमानस जलाई थी उन पर योगी ने कैसे डंडा चलाया। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों पर एक्शन होता। पहले तो जेल में अंदर देख लीजिए तस्वीरें। अब आपको बताता हूं योगी ने किया क्या। लखनऊ पुलिस ने रासुका के तहत केस दर्ज किया है। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 2 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इनके बारे में बताते हुआ क्या। सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा पर रासुका लगा है। मानस के पन्नों की फोटो सतेंद्र ने मोबाइल में खींची पहले, उसके बाद एक दुकानदार के मोबाइल के व्हाट्सएप पर भेज दिया उन तस्वीरों को। दुकानदार से कहा इन तस्वीरों का प्रिंट आउट निकाल लो, तो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लिया गया। इसके बाद सलीम और सतेंद्र वृंदावन चौराहे पर पहुंच गए। रामचरितमानस की प्रतियां लेकर दोनों पहुंचे थे वहां और 5 लोगों ने इन प्रतियों को पैरों से कुचला। इसके बाद मानस की प्रतियों में आग लगा दी। अब इन दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत केस चलेगा। रासुका किसी खतरे को लेकर हिरासत में लिया जा सकता है, पहली चीज, और 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। अब जमानत भी नहीं होनी इनकी, और 3 महीने बढ़ाकर 1 साल तक इन्हें जेल में रखा जा सकता है। नए सबूत मिलने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की जरूरत नहीं होती है और संबंधित अधिकारी 5 दिन तक बिना कारण बताए कैद कर सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ अपील कर सकता है और एडवाइजरी बोर्ड में दलील के लिए आरोपी को वकील भी नहीं मिलता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तब सरकारी वकील पक्ष रखता है। यह होगा अब इनका। कई और धाराओं में इन पर केस दर्ज है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 यानी पूजा स्थल को अपवित्र करना, इसके तहत 2 साल की सजा और जुर्माना इनको होगा। साथ ही आईपीसी की धारा 295A यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। तीसरी आईपीसी की धारा 298 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसमें भी 1 साल की सजा और जुर्माना है। इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस पर क्या कुछ कहा था। ये विवाद वे लोग खड़ा कर रहे हैं जिनका विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने प्रदेश को एक दंगा प्रदेश बना दिया था। उत्तर प्रदेश आज से उभर चुका है, ये सब पिटे हुए मोहरे हैं। योगी ने एक्शन ले लिया। या दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज बड़ा बयान दिया। उन सारे विवादों पर पूर्ण विराम लगाते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया और उनके बयान को भी लोगों ने गलत तरीके से रखा, जिनकी सियासत को दरअसल सूट करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर किसने क्या कहा है और कैसे आखिर कैंप टू काटिए, कैसे आखिर क्या वजह है कि मोहन भागवत के बयान पर हंगामा मचा। भागवत ने कहा भगवान के लिए हम सब एक हैं। भगवान के लिए जाति वर्ण नहीं है कुछ। जाति वर्ण संप्रदाय पंडितों ने बनाया, श्रेणियां पंडितों ने बनाई, जो गलत था। और अगर जातियों में विभाजन नहीं होता है तो हमारे समाज के बंटवारे का फायदा कोई दूसरा नहीं उठा पाता। अगर जातियां नहीं बटेंगी तो समाज का कोई दूसरा फायदा नहीं उठा पाएगा। जातियां बटेंगी तो पॉलिटिकल पार्टियां फायदा उठाती हैं। इसे संक्षेप में ऐसे समझे, जिसके चलते देश पर पहले भी आक्रमण हुए। विवेक चेतना सभी एक है, कोई फर्क नहीं है उसमें, सिर्फ सभी के मत अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में अपना धर्म ना छोड़िए। हिंदू और मुसलमान सभी एक हैं। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है, यह कहना था मोहन भागवत का। अब जरा सुनिए मोहन भागवत क्या कुछ कहा उन्होंने। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन
पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत. आइए, मोहन भागवत के बयान पर कैसे बवाल हुआ, देखिए सियासतदान अब उसको कैसे पढ़ने लगे और क्या क्या कहने लगे. सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वास्तु स्थिति है. केशव प्रसाद मौर्य को भी बहाना मिल गया. जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, यह कहकर भागवत ने ढोंगियों की कलाई खोल दी है. अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाएं. प्रमोद तिवारी ने कहा इसके पहले इन्होंने आरक्षण हटाने की बात कही, आज ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं. सुनील आंबेकर जो आरएसएस नेता हैं, उन्होंने मोहन भागवत के बयान का सही मायने बताया. उन्होंने कहा भागवत ने पंडित के बारे में जो कहा उसका मतलब विद्वान से होता है. भागवत का कहना था विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, विद्वानों ने जाति व्यवस्था बनाई है. कुछ पंडित जाति आधारित विभाजन की आज बात करते हैं. भागवत ने कहा यह सब झूठ है. कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा यह केवल वोट की राजनीति है, आपस में बांटकर राजनीतिक रोटी सेकते हैं. भागवत का बयान पंडितों का अपमान है. संजय राउत ने कहा समाज तोड़ने का काम आखिर कौन कर रहा है, यह सवाल पूछे. अब जरा सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं और आरएसएस के नेता जिन्होंने भागवत के बयान का मायने बताया उन्हें भी सुनिए. समाज में एकता रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपके लोग कर रहे हैं ना. तो सबसे पहले ये बात आप अपने लोगों को जो सत्ता पे बैठे उनको समझाइए, चाहे केंद्र में हो या चाहे राज्यों में. उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया. पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है. सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूं, यानी अर्थात ईश्वर. इसलिए रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है. कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है. शास्त्रों का आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है. ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का. तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया जाए. आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी द्वारा बयान दिया गया कि जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं अपितु पंडितों ने बनाई है. इससे साफ जाहिर हो गया धर्म के नाम पर गोरख धंधा हजारों साल से चल रहा था. आरएसएस प्रमुख भागवत जी के इस बयान से अब तो हर पुस्तकों में जहां भी जाति व्यवस्था का वर्णन है, वो चाहे वेद हो, पुराण हो, मनुस्मृति हो, सभी आप विवाद के दायरे में धीरे धीरे आएंगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और परम पूज्य सरसन चालक जी जब कोई चीज कहते हैं तो एक स्वयंसेवक के नाते हम लोग को मार्गदर्शन मानते हैं. और जहाँ तक उस पर टिप्पणी की बात है तो मैं पूज्य सरसन चालक जी के किसी बयान पर टिप्पणी करूँ यह उचित है. आइए, तो जो सियासी दल चाह रहे थे अगले पिछड़े लड़े, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया तस्वीर जो बिहार से आई है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं. उसके बाद कैसे आग लगा दी गई, ये देखिए सर, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में ये देख रहे हैं. यही चाह रहे थे. ये चिंगारी जो लगाई जा रही थी वो देखिए कैसे छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में दिखाई दी. आइए मैं आपको बताता हूं बिहार में हुआ क्या. सबसे पहले आपको याद होगा नीतीश के मंत्री, तेजस्वी के नेता चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे. और आज बिहार में देखिए क्या तस्वीर आई है. बिहार के छपरा में हत्या के बाद यह बवाल हुआ है. मुबारकपुर गांव में 3 लोगों से मारपीट हुई. 2 फरवरी को विजय राय का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ. विजय राय समर्थकों ने 3 लोगों के साथ मारपीट की और बंधक बनाकर पिटाई करने का आरोप लगाया. इलाज के दौरान अमितेश सिंह की मौत हो गई. अमितेश की मौत के बाद इलाके में तनाव है और विजय यादव के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी हो गई. घटना का मुख्य आरोपी विजय यादव है और विजय यादव समर्थकों पर भी मारपीट का आरोप लगा है. विजय यादव की पत्नी मुखिया है, सत्ताधारी पार्टी से विजय की नजदीकी है.
इलाके के विधायक से भी करीबी है विजय यादव की। इलाके में भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं। 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 2 फरार हैं। फरार आरोपियों के घर की कुर्की की तैयारी कर ली गई है। अब आपको सुनवाते हैं बिहार के एडीजी क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। पूरे प्रकरण में एक हत्या का कांड दर्ज किया गया है, जिसमें 5 अभियुक्त और अन्य नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें से 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा जो मारपीट और आगजनी का कांड था, उसमें भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, उसमें भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकरण में ये देखा गया कि सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो या इस तरह के मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे थे, उसको लेकर के भी नगर थाना छपरा में एक कांड दर्ज किया गया है और सोशल मीडिया और जो इस तरह के ट्वीट हुए हैं उनकी पहचान की जा रही है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। अभी स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। अतिरिक्त बल, पदाधिकारी और बाकी व्यवस्थाएं की गई हैं आसपास के इलाकों में और मुझे उम्मीद है कि अब इस कांड में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की उड़ान। जो हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। देश में हेलीकॉप्टर बनेंगे और ये भारत की ताकत को और बढ़ाएंगे, भारत की सेना की ताकत को और बढ़ाएंगे। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर का मुआयना करते हुए। ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में निर्मित हेलीकॉप्टर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री ने ये देखिए बटन दबाया और फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। ये हेलीकॉप्टर रखा गया था डेमो के तौर पर वहां। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, दिखाइए जरा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। फुल स्क्रीन लीजिए। प्रधानमंत्री ने पूरी फैक्ट्री का मुआयना किया। यहीं पर हेलीकॉप्टर तैयार होंगे। आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की ये उड़ान होगी। किस तरह की फैक्ट्री होगी, कैसे यहां हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पर ये हेलीकॉप्टर बनाए जाने वाले हैं, किस किस तरह के हेलीकॉप्टर होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की पहली तस्वीर देखिए। इसको और नीचे ले जाइए कि आखिर कैसी होगी ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, और इसे नीचे ले जाइए। ये आप देख रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी ये, और 20 साल में 1000 हेलीकॉप्टर बनाने का टारगेट है इस फैक्ट्री में। 20 साल में 1000 हेलीकॉप्टर बनेंगे। शुरू में हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनाने का टारगेट है। हर साल 30, फिर क्षमता को बढ़ाया जाएगा, 30 से 60 से 90 किया जाएगा हर साल हेलीकॉप्टर को। देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा इसके जरिए। सबसे पहले आपको बताऊं, हल्के और उपयोगी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे यहां पर, और हल्के हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया जा चुका है। फैक्ट्री में लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भी होगा। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फैक्ट्री में बनेंगे। इसमें यहां हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत भी होगी, मेंटेनेंस का काम भी होगा। फैक्ट्री में हेली रनवे, फ्लाइट हैंगर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल समेत जरूरी सुविधाएं सभी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर यहां खड़े भी किए जा सकते हैं। ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है और कर्नाटक के तुमकुरु में स्थित है ये फैक्ट्री। फैक्ट्री से 4 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य है। 4 लाख करोड़। भारत अन्य देशों को निर्यात भी करेगा और करीब 6000 लोगों को यहां रोजगार भी मिलेगा। यह तय। अब आपको बताता हूं कैसे हेलीकॉप्टर बनेंगे, किस तरह के हेलीकॉप्टर होंगे जो भारत बनाने वाला है, इस फैक्ट्री में बनेंगे। देख रहे हैं तस्वीरें, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। और ये हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं, ये अब भारत में बनेंगे। इस तरह के हेलीकॉप्टर, अलग अलग तरह के ये हेलीकॉप्टर हैं। ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर हैं, ये बनेंगे यहां पर। आइए अब मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जरा कौन कौन से हेलीकॉप्टर हैं जो यहां बनेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये है LUH, इसे कहते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, यानी हल्का भी है और उपयोगी भी है। हल्का उपयोगी हेलीकॉप्टर आप इसे हिंदी में कहेंगे। ये बनेगा यहां। वायुसेना, थल सेना ने 6 ऑर्डर दे दिए इसके। 2 लोग उड़ाते हैं और 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। अधिकतम 21,300 फीट तक जा सकता है यह हेलीकॉप्टर। स्पीड इसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह आ गया दूसरा हेलीकॉप्टर, इसको कहते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, यानी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर।
इसे LCH प्रचंड भी कहते हैं इस हेलीकॉप्टर को, यह भी बनेगा यहां। और एयरफोर्स आर्मी इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करती है। 20 मिलीमीटर की एक तोप इसमें लगी हुई है। रॉकेट, मिसाइल, बम भी लगा सकते हैं इस हेलीकॉप्टर से। अगला हेलीकॉप्टर आ गया ALH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, यानी आधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर। इसे ध्रुव हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। नेवी ने 11, आर्मी ने 73 हेलीकॉप्टर के ऐसे ऑर्डर पहले ही दे दिए। स्पीड इसकी 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20,000 फीट की ऊंचाई तक ये हेलीकॉप्टर जा सकते हैं। ये आगे अगला हेलीकॉप्टर, इसका नाम है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, IMRH। कई जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 के बीच बताई जा रही है। एक साल के अंदर यह हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो जाएगा। सोवियत संघ के MI-17 की फ्लीट की जगह ले गए हेलीकॉप्टर और 13 टन वजनी 5 पंखों वाला हेलीकॉप्टर होगा। ये 22,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की इसकी क्षमता है। यह अगला हेलीकॉप्टर आ गया HAL रुद्र। इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताऊं, 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की इसकी क्षमता है। और हेलीकॉप्टर के साथ मिसाइल की टेस्टिंग पूरी हुई है। ध्रुवास्त्र मिसाइल हेलीकॉप्टर में लगाई जाएगी। ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में ही ये सारे हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर क्या कहा है, विरोधियों पर भी निशाना साधा है जिन्होंने रफाल को लेकर सवाल उठाया था। सुनिए जरा। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुन लिया, जो बता रहे हैं कि विरोधी जो मुद्दा नहीं उसे मुद्दा बनाकर संसद नहीं चलने दी रफाल के दौर में, इसी HAL पर सवाल उठा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सड़क से संसद तक संग्राम। एक और मुद्दा जिस पर संसद नहीं चलने दे रहा है विपक्ष, वो है अडानी से जुड़ा हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई रद्द करनी पड़ी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, स्थगित की गई है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट की तस्वीरें। कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। मांग क्या है विरोधियों की? विपक्ष मांग कर रहा है कि एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी जांच करे, उसे कहते हैं JPC। अब JPC बनाने में क्या होगा, कौन कौन से लोग उस JPC में रहते हैं, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, अडानी को लेकर विपक्ष की मांग है कि JPC बनाइए। संसद की कार्रवाई कल तक के लिए फिलहाल स्थगित है। हंगामे के चलते दोनों सदनों में कोई काम नहीं हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और स्पीकर ने समझाया, पर सांसद माने नहीं। विपक्षी सांसदों का गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने बैठक की। DMK, NCP, समाजवादी पार्टी, JDU और RJD इसमें शामिल थी। आम आदमी पार्टी जांच की मांग कर रही है। सारी पार्टियां ये कह रही हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति JPC बनाइए। गठन की सिफारिश केंद्र सरकार करती है। JPC की समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अलग अलग दलों के सांसद इस कमेटी में शामिल होंगे। गंभीर मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की संभावना है। कमेटी केंद्र सरकार को सिफारिश भेजती है, उसके बाद
सरकार एजेंसियों को आदेश दे सकती है सिफारिशों के बाद। 26 साल में 6 बार जेपीसी का आज तक गठन हुआ, सभी में सरकार को क्लीन चिट मिली है। 4 बार कांग्रेस की सरकार में जेपीसी बनी है और 2 बार बीजेपी की सरकार में जेपीसी बन चुकी है। इस हंगामे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत और क्या कुछ कह रहे हैं प्रहलाद जोशी, दोनों को सुनिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये परंपरा है, संसदीय परंपरा है। जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा पहले उनका धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना एक परंपरा है। ये परंपरा से हटना नहीं चाहिए, ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, आपको जो भी चर्चा करना है धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए, तुरंत चर्चा शुरू करिए। संसद का ये समय अमूल्य समय है, ये बहुत अमूल्य समय है। मैं निवेदन करता हूं, कृपया अपने सीट पे जाइए, चर्चा शुरू करिए, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, पार्लियामेंट है, और जो मामला देश के बारे में, देश को डुबाने वाला मामला जो सामने आया है, उसके ऊपर अभी हम सभी अपोजिशन एक साथ बैठेंगे। खड़गे साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके चेंबर में, और आज के कार्रवाई में अपोजिशन क्या कर सकता है, क्या करने जा रहा है, उसका निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सरकार जवाब नहीं दे रही है इस मामले में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की जो मांग है, वो मांग हमारी आगे जारी रहेगी। राइट, आपने सुन लिया। आइए अब आपको एक और अच्छी तस्वीर आज की दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी तस्वीर दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोफ्यूल की शुरुआत की है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल पेट्रोल में और ज्यादा यूज होगा, तेल में, और पेट्रोल सस्ता हो सकता है आने वाले वक्त में। प्रधानमंत्री ने आज इस बायोफ्यूल की भी शुरुआत की है कि जिससे जो तेल है जो महंगा हो रहा है उसका एक दूसरा विकल्प खोजा जा सके। बहरहाल ये भारत की बात है, में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म